जय भीम। सबको जय भीम। जय भीम। पिछले कई दिनों से हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम जिससे भारत में जो नीति व्यवस्था है वो बदले और जो योग्य प्रकार की नीति है, सर्व कल्याणकारी है, ऐसी नीतियां को प्रस्तावित करने के लिए हम आप सब मिलके एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, लोगों को सुसंगठित करने की बात कर रहे हैं और वो संगठन सुचारू रूप से चलते रहे, इसकी भी हम खबरदारी ली जा रही है कि हम आगे चलकर अनेक संगठनों में शुमार हो करके हमारा भी संगठन जो बनेगा वो उनके जैसा बन के रह जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए उसके पीछे जो थिंक टैंक होगा, जो अभ्यासक वर्ग होगा, जो इस क्षेत्र में पकाया जाएगा, इस काम के लिए पकाया जाएगा, ऐसे काम के लोगों को हम तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम आप कई दिनों से बाबा साहब का साहित्य हम पढ़े जा रहे हैं। उससे जो परिपक्वता बाबा साहब को थी वो हमें हासिल होगी, ऐसा हम प्रयास किए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भारत में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम हो वो बाबा साहब के दिशा निर्देश अनुसार हो, उनके दिए हुए कार्यक्रम अनुसार हो, उनके दिए हुए संगठन के जो घटना है, संगठना की जो संविधान होता है उस संविधान का अनुसरण हो। और इस तरह से हम बाबा साहब के काम को ही आगे बढ़ाने का काम, वही कारवां हम आगे बढ़ाने का काम हम करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ संगठना जो बाबा साहब ने दी थी, जो 1956 के बाद में एक्ट रहने वाली थी, ऐसे संगठना की घटनाओं का हमने अध्ययन किया और पाया कि धर्म की जड़ें मजबूती से आगे बढ़ती है, बहुत आगे तक जा सकती है। उसकी एक फिलॉसफी होती है और उसको जो जुड़ता है आदमी तो फिर पक्का उसमें रहने की बात करता है, निरंतरता उसकी वजह से बनी रहती है। इस करके हमने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की संगठना की घटना का भी अध्ययन किया। तो संगठना तो बन जाएगा, लेकिन संगठना को चलाने वाले लोग अगर ठीक ठाक नहीं रहे तो कोई भी संगठना खत्म हो जाती है। संगठना की घटना बहुत अच्छी हुई, तब भी चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो घटना और संगठना दोनों बुरे साबित होते हैं। इसलिए फिर लोगों का निर्माण, एक ऐसी संस्था का निर्माण जो अभ्यासक वर्ग होंगे, नीतिमत्ता में परिपक्व होंगे, जो ट्रेनिंग लेके पकाए जाएंगे, इस तरह के लोगों को हम तैयार करने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत आसान है संगठनाओं को रजिस्टर करना और उसे लोगों के सामने रख देना, लेकिन अब चलाने की जब बात आती है तो केवल नागपुर में 8000 से ज़्यादा चैरिटी कमिश्नर के पास में रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन उसमें से 8 भी संगठन काम नहीं कर रहे। ये वस्तुस्थिति है। तो तब ये है कि जब चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संगठन काम का होता है, अन्यथा नहीं। अब हमारा प्रोग्राम तो राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का, निर्माण करने का काम है। तो उस तरह से हमारे जो नीति तत्व होंगे वो वैश्विक होने चाहिए, तब जाके पूरे राष्ट्र में हर एक व्यक्ति को वो लागू हो सकेंगे और सर्व मानव कल्याण का वो की बात को आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो हम कोई भी प्रकार का भेदभाव पालना नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहते, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, ऐसे कोई भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहते। हमारा संगठन इस तरह से काम करेगा कि पूरे भारत के हर एक आदमी को अपील करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, सभी को शामिल होने का आह्वान करेगा। तो इस तरह से हमारे जो नीति तत्व है वो वैश्विक होने चाहिए, अन्यथा ये क्षमता हमारे कोई भी संगठन में या इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी। क्योंकि हमें इस तरह के नीति तत्व चाहिए और बाबा साहब का अध्ययन हम करते हैं तो बाबा साहब ने सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को ना बोला है। और बुद्धिज़्म की अगर बात करते हैं, बुद्धा तो सीधा ही कहते हैं अगर आपकी नीति वैश्विक नहीं है तो नीति कहलाने लायक ही नहीं है। नीति सिर्फ नीति नहीं होनी चाहिए,
उसकी एक महत्वपूर्ण टेस्ट होना चाहिए कि वो वैश्विक होने चाहिए, सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्व प्रांत, सभी लिंग जाति भेद को सबको लागू होने वाली और सबके कल्याण की बात करने वाली होनी चाहिए। तो ऐसे नीति तत्व हम पाते हैं कि बाबा साहब ने हमें दिए। इस आधार पर अगर हम संगठन बनाते हैं, इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बहुत कम लोग चाहिए संगठन को चलाने के लिए, जिसको विविध भाषा में कोई कह सकता है कि वो जो संचालक वर्ग होते हैं, या कुछ लोग उसको इंस्टीट्यूट कहते हैं, कोई उसी को ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, है? तो इस तरह से अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जैसे पंच प्यारे की बात की जाती है, आप सिखिज़्म में जाएंगे तो, बुद्धिज़्म में जाएंगे तो पंचवर्गीय भिक्षु की बात की जाती है। जो मूल जो ढांचा को संभाले हुए लोग होते हैं, जो पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको हम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अलग अलग तरह के अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जो एक्सपर्टीज लोग हैं, उनका भी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो नीति तत्वों में भी परिपक्व होने चाहिए। तो हमने ये पाया है कि अच्छे लोगों से तात्पर्य क्या है, जो संगठन चला सके। वो अच्छे लोग आएंगे कहाँ से, वो हमें मिलेंगे कहाँ से। अगर रेडीमेड कोई है तो हम सीधा अखबार कर सकते हैं, या फिर अच्छे लोगों को निर्माण करना पड़ेगा। अब ये निर्माण करने की ताकत जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी मिले, तो हम लेने को तैयार हैं। फिलहाल के तौर पर हमें अच्छा आदमी बनाने का जो कार्यक्रम मिलता है, वो बुद्ध के धम्म से मिलता है। बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जो शिक्षा भी देता है और ट्रेनिंग भी देता है। केवल अच्छी बात बताना ही नहीं, तो अच्छी बात को करने की क्षमता निर्माण करने के लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो इस तरह से ट्रेनिंग की भी बात करने वाला बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का धर्म की जो व्याख्या आम जनता में जो है वो गलत है। वो पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पुरोहितगिरी करते हैं, भंते को दान देते हैं, उनसे लगता है कि उससे उन्हें कुछ लाभ मिलेगा या ब्लेसिंग मिलेगी। इस प्रकार का बुद्ध धर्म कतई नहीं है। बुद्ध का पूरा दारोमदार नीति पर है। जो बाकी के धर्मों में ईश्वर को स्थान है, बुद्ध के धर्म में नीति को स्थान दिया गया। और नीति आधारित अगर संगठन चलेंगे और चलाने वाले लोग उसमें ट्रेंड होंगे, तो संगठन आगे बढ़ सकता है। अन्यथा तो फिर बाकी जितने भी संगठन अब तक बनते रहे, उनका सबका हश्र आप देख ही रहे, और वो नष्ट हो जाने वाले। बहुत आसान नहीं है कि भारत में डेमोक्रेसी को प्रस्तावित करना। यहाँ भारत में जो डेमोक्रेसी नाम का शब्द है, सिर्फ केक के ऊपर की आइसिंग है, टॉपिंग है। अभी अंदर में सब गड़बड़ है। जहाँ जाति होती है वहाँ बंधुभाव नहीं होता, जहाँ बंधुभाव नहीं होता वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। इस तरह से आपको सारी बाबा साहब का मार्गदर्शन मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि हम उन पाँच लोगों की तलाश अब भी हमारी जारी है, जो इस संगठन के प्रमुख पिलर्स हो सकते हैं, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। और ये मुमकिन है कि जो हमें लोग मिल भी जाए, तो उम्र अगर ज़्यादा हुई तो वो काम कर पाएंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। इसलिए इस काम के लिए जितने नवयुवक ज़्यादा मिलेंगे उतना अच्छा है। ज़्यादा उम्र वालों की एक तकलीफ भी है, कई साल तक के वो गलत काम करते रहते हैं, अचानक उनको नया काम मिल रहा तो वो नई बात को समझ भी जाएंगे, तो भी डायरेक्ट वो चेंज नहीं होते। वजह उसकी ऐसी होती है कि अनेक साल तक वो गलत काम करने के बावजूद उन्हीं को वो एक तो सही कहना होगा, नहीं तो वो गलत पड़ जाएंगे। फिर नवयुवकों को, अपने बच्चों को, नई पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हम ज़िंदगी भर गलत करते रहे और उसका हमें एहसास भी नहीं हो पाया, अचानक हम बदल रहे हैं। लेकिन इतना साहस सभी ने जुटाना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही करने का साहस तो होना चाहिए। दुनिया में आप अगर दुनिया में अकेले भी रह जाए और सच का साथ देने की नौबत आई, तो आप अकेले होकर भी सच का साथ दे सकें, इतना साहस निर्माण करने की ताकत बौद्ध के धर्म में है, यह आप पाएंगे। तो इस तरह से जो भी सफल संगठन होता है, उसके पीछे की फिलॉसफी की वजह से वो संगठन आगे चलता है, व्यक्तियों की वजह से वो संगठन आगे चलता नहीं। हो सकता है कि आज वो पांच प्यारे नहीं मिलेंगे, हो सकता है कल को मिलेंगे, लेकिन हमें यह कहना होगा, जो सही बात है वो लोगों के सामने रखना होगा, ताकि उसको चाहने वाले, उसको समझने वाले, उसको
समझ के करने वाले लोग हमें मिले और हम वो काम आगे बढ़ा सकें। और तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। हमारी तलाश उन 5 लोगों की है जो इस कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं, बुद्ध का धम्म का ट्रेनिंग ले सकेंगे, उसकी शिक्षा ले सकेंगे और भारत देश को गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, प्रॉस्पेरस राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ के लोगों को सुखी करेंगे। इस तरह का पोटेंशियल सिर्फ बुद्ध के धम्म में हमें दिख रहा है। जिस किसी को भी लगता है कि कहीं और भी वो पोटेंशियल है और कहीं और कोई तरीके से हो सकता है, उन्हें भी अपना मत रखने का पूरा स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमने क्या दी है? उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। उन्होंने अपने स्वतंत्रता को एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी राय संसद में बैठे हुए या मेरे जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होते हैं, इस डिस्कशंस में उन्होंने वो बात रखनी चाहिए। सबका ही पूरे दिल से स्वागत है, विरोधक का भी पूरा स्वागत है और यहाँ पे किसी को भी कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को वो अपने तरीके से बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपनी बात को अच्छे से समझाने का पूरा मौका सबको ज़रूर दिया जाएगा। इस तरह से मैं अपना छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है कि हम क्या करने जा रहे हैं या हमने क्या करना चाहिए, इस तरह की बात को मैं अभी रोकता हूँ और अभी बाकी लोग अपनी राय इस पर रख सकते हैं या सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उसके ऊपर प्रकाश डालना। अच्छा, इसको जय भीम, सबको जय भीम। जय भीम। पिछले कई दिनों से हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम जिससे भारत में जो नीति व्यवस्था है वो बदले और जो योग्य प्रकार की नीति है, सर्व कल्याणकारी है, ऐसी नीतियाँ को प्रस्तावित करने के लिए हम आप सब मिलके एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, लोगों को सुसंगठित करने की बात कर रहे हैं और वो संगठन सुचारू रूप से चलते रहे, इसकी भी हम खबरदारी ली जा रही है कि हम आगे चलकर अनेक संगठनों में शुमार हो करके हमारा भी संगठन जो बनेगा वो उनके जैसा बन के रह जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए उसके पीछे जो थिंक टैंक होगा, जो अभ्यासक वर्ग होगा, जो इस क्षेत्र में पकाया जाएगा, इस काम के लिए पकाया जाएगा, ऐसे काम के लोगों को हम तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम आप कई दिनों से बाबा साहब का साहित्य हम पढ़े जा रहे हैं। उससे जो परिपक्वता बाबा साहब को थी वो हमें हासिल होगी, ऐसा हम प्रयास किए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम हो वो बाबा साहब के दिशा निर्देश अनुसार हो, उनके दिए हुए कार्यक्रम अनुसार हो, उनके दिए हुए संगठन के जो घटना है, संगठना की जो संविधान होता है उस संविधान का अनुसरण हो और इस तरह से हम बाबा साहब के काम को ही आगे बढ़ाने का काम, वही कारवा हम आगे बढ़ाने का काम हम करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ संगठना जो बाबा साहब ने दी थी, जो 1956 के बाद में एक्ट रहने वाली थी, ऐसे संगठना की घटनाओं का हमने अध्ययन किया और पाया कि धर्म की जड़ें मजबूती से आगे बढ़ती है, बहुत आगे तक जा सकती है, उसकी एक फ़िलॉसफी होती है और उसको जो जुड़ता है आदमी तो फिर पक्का उसमें रहने की बात करता है, निरंतरता उसकी वजह से बनी रहती है। इस करके हमने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की संगठना की घटना का भी अध्ययन किया। तो संगठना तो बन जाएगा, लेकिन संगठना को चलाने वाले लोग अगर ठीक ठाक नहीं रहे तो कोई भी संगठना खत्म हो जाती है। संगठना की घटना बहुत अच्छी हुई, तब भी चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो घटना और संगठना दोनों बुरे साबित होते हैं। इसलिए फिर लोगों का निर्माण, एक ऐसी संस्था का निर्माण जो अभ्यासक वर्ग होंगे, नीतिमत्ता में परिपक्व होंगे, जो ट्रेनिंग लेके पकाए जाएंगे, इस तरह के लोगों को हम तैयार करने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत आसान है संगठनाओं को रजिस्टर करना और उसे लोगों के सामने रख देना, लेकिन अब चलाने की जब बात आती है तो केवल नागपुर में 8000 से ज़्यादा चैरिटी कमिश्नर के पास में रजिस्टर्ड संगठन है
लेकिन उसमें से 8 भी संगठन काम नहीं कर रहे, ये वस्तुस्थिति है। तो तब ये है कि जब चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संगठन काम का होता है, अन्यथा नहीं। अब हमारा प्रोग्राम तो राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का, निर्माण करने का काम है। तो उस तरह से हमारे जो नीति तत्व होंगे वो वैश्विक होने चाहिए, तब जाके पूरे राष्ट्र में हर एक व्यक्ति को वो लागू हो सकेंगे और सर्व मानव कल्याण का वो की बात को आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो हम कोई भी प्रकार का भेदभाव पालना नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहते, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, ऐसे कोई भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहते। हमारा संगठन इस तरह से काम करेगा कि पूरे भारत के हर एक आदमी को अपील करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, सभी को शामिल होने का आह्वान करेगा। तो इस तरह से हमारे जो नीति तत्व है वो वैश्विक होने चाहिए, अन्यथा ये क्षमता हमारे कोई भी संगठन में या इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी। क्योंकि हमें इस तरह के नीति तत्व चाहिए, और बाबा साहब का अध्ययन हम करते हैं तो बाबा साहब ने सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को ना बोला है। और बुद्धिज़्म की अगर बात करते हैं, बुद्धा तो सीधा ही कहते हैं, अगर आपकी नीति वैश्विक नहीं है तो नीति कहलाने लायक ही नहीं है। नीति सिर्फ नीति नहीं होनी चाहिए, उसकी एक महत्वपूर्ण टेस्ट होना चाहिए कि वो वैश्विक होनी चाहिए, सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्व प्रांत, सभी लिंग जाति भेद को सबको लागू होने वाली और सबके कल्याण की बात करने वाली होनी चाहिए। तो ऐसे नीति तत्व हम पाते हैं कि बाबा साहब ने हमें दिए। इस आधार पर अगर हम संगठन बनाते हैं, इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बहुत कम लोग चाहिए संगठन को चलाने के लिए, जिसको विविध भाषा में कोई कह सकता है कि वो जो संचालक वर्ग होते हैं, या कुछ लोग उसको इंस्टीट्यूट कहते हैं, कोई उसी को ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जैसे पंच प्यारे की बात की जाती है, आप सिखिज़्म में जाएंगे तो, बुद्धिज़्म में जाएंगे तो पंचवर्गीय भिक्षु की बात की जाती है। जो मूल जो ढांचा को संभाले हुए लोग होते हैं, जो पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको हम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जो एक्सपर्टीज लोग हैं, उनका भी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो नीति तत्वों में भी परिपक्व होने चाहिए। तो हमने ये पाया है कि अच्छे लोगों से तात्पर्य क्या है, जो संगठन चला सकेंगे। वो अच्छे लोग आएंगे कहाँ से, वो हमें मिलेंगे कहाँ से। अगर रेडीमेड कोई है तो हम सीधा अखबार कर सकते हैं, या फिर अच्छे लोगों को निर्माण करना पड़ेगा। अब ये निर्माण करने की ताकत जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी मिले तो हम लेने को तैयार हैं। फिलहाल के तौर पर हमें अच्छा आदमी बनाने का जो कार्यक्रम मिलता है वो बुद्ध के धम्म से मिलता है। बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जो शिक्षा भी देता है और ट्रेनिंग भी देता है। केवल अच्छी बात बताना ही नहीं, तो अच्छी बात को करने की क्षमता निर्माण करने के लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो इस तरह से ट्रेनिंग की भी बात करने वाला बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का धर्म की जो व्याख्या आम जनता में जो है वो गलत है। वो पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पुरोहितगिरी करते हैं, भंते को दान देते हैं, उनसे लगता है कि उससे उन्हें कुछ लाभ मिलेगा या ब्लेसिंग मिलेगी। इस प्रकार का बुद्ध धर्म कतई नहीं है। बुद्ध का पूरा दारोमदार नीति पर है। जो बाकी के धर्मों में ईश्वर को स्थान है, बुद्ध के धर्म में नीति को स्थान दिया गया। और नीति आधारित अगर संगठन चलेंगे और चलाने वाले लोग उसमें ट्रेंड होंगे तो संगठन आगे बढ़ सकता है। अन्यथा तो फिर बाकी जितने भी संगठन अब तक बनते रहे, उनका सबका हश्र आप देख ही रहे, और वो नष्ट हो जाने वाले। बहुत आसान नहीं है कि भारत में डेमोक्रेसी को प्रस्तावित करना। यहाँ भारत में जो डेमोक्रेसी नाम का शब्द है, सिर्फ केक के ऊपर की आइसिंग है, टॉपिंग है। अभी अंदर में सब गड़बड़ है। जहाँ जाति होती है वहाँ बंधुभाव नहीं होता, जहाँ बंधुभाव नहीं होता वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। इस तरह से आपको सारे बाबा साहब का मार्गदर्शन मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि हम उन पाँच लोगों की तलाश अब भी हमारी जारी है, जो इस संगठन के प्रमुख पिलर्स हो सकते हैं,
जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। और ये मुमकिन है कि जो हमें लोग मिल भी जाए तो उम्र अगर ज़्यादा हुई तो वो काम कर पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं है। इसलिए इस काम के लिए जितने नवयुवक ज़्यादा मिलेंगे उतना अच्छा। ज़्यादा उम्र वालों की एक तकलीफ भी है, कई साल तक के वो गलत काम करते रहते हैं, अचानक उनको नया काम मिल रहा तो वो नई बात को समझ भी जाएंगे तो भी डायरेक्ट वो चेंज नहीं होते। वजह उसकी ऐसी होती है कि अनेक साल तक वो गलत काम करने के बावजूद उन्हीं को वो एक तो सही कहना होगा, नहीं तो वो गलत पड़ जाएंगे। फिर नवयुवकों को, अपने बच्चों को, नई पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि हम ज़िंदगी भर गलत करते रहे और उसका हमें एहसास भी नहीं हो पाया, अचानक हम बदल रहे हैं। लेकिन इतना साहस सभी ने जुटाना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस तो होना चाहिए। दुनिया में आप अगर दुनिया में अकेले भी रह जाए और सच का साथ देने की नौबत आई तो आप अकेले होकर भी सच का साथ दे सकें, इतना साहस निर्माण करने की ताकत बौद्ध के धर्म में है, ये आप पाएंगे। तो इस तरह से जो भी सफल संगठन होता है उसके पीछे की फिलॉसफी के वजह से वो संगठन आगे चलता है, व्यक्तियों की वजह से वो संगठन आगे चलता नहीं। हो सकता है कि आज वो 5 प्यारे नहीं मिलेंगे, हो सकता है कल को मिलेंगे, लेकिन हमें ये कहना होगा, जो सही बात है वो लोगों के सामने रखना होगा ताकि उसको चाहने वाले, उसको समझने वाले, उसको समझ के करने वाले लोग हमें मिले और हम वो काम आगे बढ़ा सकें। और तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, हमारी तलाश उन 5 लोगों की है जो इस कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं, बुद्ध का धम्म का ट्रेनिंग ले सकेंगे, उसकी शिक्षा ले सकेंगे और भारत देश को गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, प्रॉस्पेरस राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ के लोगों को सुखी करेंगे। इस तरह का पोटेंशियल सिर्फ बुद्ध के धम्म में हमें दिख रहा है। जिस किसी को भी लगता है कि कहीं और भी वो पोटेंशियल है और कहीं और कोई तरीके से हो सकता है, उन्हें भी अपना मत रखने का पूरा स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमने क्या दी है, उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, उन्होंने अपने स्वतंत्रता को एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी राय संसद में बैठे हुए या मेरे जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होते हैं, इस डिस्कशंस में उन्होंने वो बात रखनी चाहिए। सबका ही पूरे दिल से स्वागत है, विरोधक का भी पूरा स्वागत है और यहाँ पे किसी को भी कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को वो अपने तरीके से बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपनी बात को अच्छे से समझाने का पूरा मौका सबको ज़रूर दिया जाएगा। इस तरह से मैं अपना छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है कि हम क्या करने जा रहे हैं या हमने क्या करना चाहिए, इस तरह की बात को मैं अभी रोकता हूँ और अभी बाकी लोग अपनी राय इस पर रख सकते हैं या सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उसके ऊपर प्रकाश डालना। अच्छा, इसको